ताकि खुदा न खास्ता अगर इसमें कोई चेंज आती है तो आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। देखिए बेटा, हमने कल डिस्कस कर लिया था कि एक्सरेज किसको कहा जाता है या एक्सरे बनते कैसे हैं। उसके अंदर हमने ये देखा था कि जब हाईली एक्सीलेटेड इलेक्ट्रॉन हेवी जो मेटल के टारगेट से जब टकराता है तो वो इलेक्ट्रॉन उस हेवी मेटल के अंदर पेनिट्रेट करता है और नतीजे में वो इलेक्ट्रॉन स्लो होता है और इलेक्ट्रॉन के स्लो होने की वजह से उसकी एनर्जी लूज होती है और वो जो एनर्जी लूज होती है वो दो फॉर्म्स में होती है। एक इन फॉर्म ऑफ एक्सरेज होती है और एक इन फॉर्म ऑफ हीट होती है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि टारगेट मटेरियल को हेवी क्यों बनाया जाता है। हेवी बनाने का रीजन ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के पास से गुजरता है तो हेवी न्यूक्लियस जो होता है उसकी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करता है और नतीजे में इलेक्ट्रॉन के अंदर डिसलेरेशन ज्यादा आती है और वो हाई एनर्जी फोटॉन एमिट करता है। और उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई इसलिए रखी जाती है क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो टारगेट मटेरियल बहुत ज्यादा गर्म होता है, उसको मेल्ट होने से बचने के लिए हम हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल इस्तेमाल करते हैं। तीसरी बात थी टारगेट मटेरियल की कि टारगेट मटेरियल की हीट कंडक्टिविटी हाई क्यों रखी जाती है। इसलिए कि जो हीट उसके अंदर पैदा होती है उसको वो कंडक्ट करवा के बाहर ले जाए ताकि उसको मेल्ट होने से बचाया जा सके। तो यहाँ तक हमने चीजें डिस्कस की थी। आज डिस्कस करते हैं आगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एक्सरे की क्वालिटी और एक्सरे की इंटेंसिटी क्या होती है, या क्वालिटी और इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरेज किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। मैं थोड़ा शार्टली बना लेता हूं इसको, फिर जो कल वाला उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। क्वालिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज। क्वालिटी और इंटेंसिटी एक्सरेज की किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। कल हमने पढ़ा था बेटा कि इस तरह से एक ट्यूब होता है और ये एवाक्यूटेड ट्यूब होता है। एवाक्यूटेड ट्यूब का मकसद होता है ये ट्यूब अंदर से खाली होता है इस तरह से, ठीक है। और इसके अंदर हमने देखा था कि इस तरह से फिलामेंट हमने रखा था और यहाँ पे हमने रखा था टारगेट मटेरियल इस तरह से, और उसके अंदर हमने यहाँ से दिया था करंट, और करंट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकले थे। इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी के साथ टारगेट मटेरियल के ऊपर हिट करते हैं और नतीजे में इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है जो हाई एनर्जेटिक होती है, जिसको कहा जाता है एक्सरेज। ठीक है, ये प्रोसेस था, फंडामेंटल प्रोसेस। अब इसकी क्वालिटी का मकसद क्या होता है, क्वालिटी कहा किसको जाता है, पहले ये देखें कि क्वालिटी कहा किसको जाता है। क्वालिटी ऑफ एक्सरेज का मकसद क्या होता है। क्वालिटी ऑफ एक्सरेज का मकसद होता है कि इसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आप कह सकते हैं कि अगर एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो हम कहेंगे एक्सरे की क्वालिटी अच्छी है, वो हाई एनर्जेटिक है और वो ज्यादा पेनिट्रेट करेंगे, ज्यादा क्लियर इमेज देंगे। जबकि अगर फ्रीक्वेंसी और उसकी एनर्जी कम है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, कम है, तो हम कहेंगे लो क्वालिटी एक्सरेज है। हाई क्वालिटी एक्सरेज को हार्ड एक्सरेज कहा जाता है और लो क्वालिटी को सॉफ्ट एक्सरेज भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ये एक अलग सेंस भी है इनका। तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी या एनर्जी किस पे डिपेंड करती है। जाहिर सी बात है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इनको यहां से आता है एक्सीलेटिंग पोटेंशियल। तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है
ये किसके इक्वल होती है? वर्क के बराबर। और वर्क किसके बराबर होता है? Q इंटू वी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सीलेटिंग पोटेंशियल। एक्सीलेटिंग पोटेंशियल और एनोड पोटेंशियल, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है और ये एनोड होता है। ठीक है, इसको आप एनोड भी कह सकते हैं और ये होता है एनोड पोटेंशियल। ठीक है, कि अगर एनोड के ऊपर आप ज्यादा पोटेंशियल रखोगे तो इसमें से निकलने वाले एक्सरेज की जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। मींस आप कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी डिपेंड्स upon accelerating potential only. accelerating potential पे डिपेंड करती है एंड इज नियरली इंडिपेंडेंट। बेटा रफली डिपेंड करती है, लेकिन आप कह सकते हैं नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ टारगेट मटेरियल की नेचर, एंड फिलामेंट करंट इन दोनों पे डिपेंड नहीं करती। टारगेट मटेरियल कोई भी रखे, बेटा मोस्ले ने यही एक्सपेरिमेंट किया था। इसने टारगेट मटेरियल के अंदर 39 एलिमेंट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे, जबकि पोटेंशियल सेम रख के इसने 39 एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करे, और उसमें से इस नतीजे पे पहुंचा कि जो एक्सरेज निकलते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी या क्वालिटी टारगेट मटेरियल को तब्दील करने से या फिलामेंट के करंट को तब्दील करने से तब्दील नहीं होती। फ्रीक्वेंसी या क्वालिटी तब तब्दील हो जाती है जब यहाँ पे पोटेंशियल तब्दील करेंगे। लॉजिकल बात है एक कि पोटेंशियल चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, और काइनेटिक एनर्जी चेंज होने से जाहिर सी बात है जितनी इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन वो इमिट करेगा। काइनेटिक एनर्जी अगर कम होगी तो कम एनर्जी वाला फोटोन इमिट होगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि ये क्वालिटी इस पे डिपेंड करती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मॉडर्न तरीके के मुताबिक अगर हमने क्वालिटी ऑफ एक्सरेज को तब्दील करना है, चेंज करना है, तो हमें एनोड पोटेंशियल या एक्सीलेटिंग पोटेंशियल को तब्दील करना होगा। जबकि रॉन्जन के जो ओरिजिनल डिवाइस था जिसके अंदर रॉन्जन ने ये पैदा किए थे, उसके अंदर क्वालिटी को तब्दील करने के लिए अंदर गैस के प्रेशर को कम ज्यादा किया जाता था, क्योंकि वो एवाक्यूटेड गिलास ट्यूब नहीं था। ठीक है, तो ओरिजिनल तरीके के अंदर इस तरह से किया जाता था, जबकि मॉडर्न के अंदर पोटेंशियल जो होता है एनोड का तब्दील किया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वालिटी। दूसरी होती है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज। इंटेंसिटी का मकसद क्या होता है? इंटेंसिटी का मकसद होता है, इंटेंसिटी का मकसद है नंबर ऑफ एक्सरेज, नंबर ऑफ रेस, के एक्सरे की तादाद 10 रेज निकलते हैं, 20 निकलते हैं, 30 निकलते हैं, जो नंबर ऑफ रेज होती है उसको इंटेंसिटी कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है अगर यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 10 यहाँ से रेज निकलेंगे, 20 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 20 रेज निकलेंगे। तो सीधी सी बात है कि जितने यहाँ से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा तादाद में रेज निकलेंगे। तो आप क्या कहोगे कि इंटेंसिटी जो एक्सरेज की होती है वो डिपेंड करती है फिलामेंट करंट पे। फिलामेंट में से जितना आप करंट ज्यादा दोगे उतनी ज्यादा थर्मियनिक एमिशन होगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे
एक्सरे की तादाद उतनी ज्यादा होगी। तो आप कहोगे कि इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज डिपेंड्स अपॉन फिलामेंट करंट। इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरेज फिलामेंट के करंट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ टारगेट मटेरियल, नेचर ऑफ टारगेट मटेरियल से इंडिपेंडेंट है, एंड फिलामेंट नेचर ऑफ द टारगेट मटेरियल एंड एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। एक्सीलरेटिंग का मकसद होता है एनोड पोटेंशियल। ठीक है, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती। इस तरह से आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एक्सरेज इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। फिलामेंट करंट आप बढ़ाओगे, नंबर ऑफ एक्सरेज बढ़ जाएंगे, क्योंकि फिलामेंट करंट बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। तो ये हुई बेटा हमारे पास जो है वो एक्सरे की इंटेंसिटी या एक्सरे की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है। अब आगे आ जाते हैं कि एक्सरे का अगर स्पेक्ट्रम लें, एक्सरे का स्पेक्ट्रम अगर हम लें, ठीक है, WH ब्राग ने एक्सरे की डायफ्रैक्शन करवाई थी और WH ब्राग ने एक्सरे की वेवलेंथ को मेयर किया था यूजिंग ब्रेग क्रिस्टल। अब अगर एक्सरे का स्पेक्ट्रम बनाए, जिस तरह से हाइड्रोजन में से निकलने वाली लाइट में से हम उसका स्पेक्ट्रम बनाते हैं, तो यहाँ पे एक्सरे का भी आप स्पेक्ट्रम बना सकते हैं। और इसके लिए हम ब्रेग स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल करेंगे स्पेक्ट्रम बनाने के लिए, और क्रिस्टल की हेल्प से अगर हम इसका स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो इसके अंदर एक साथ दो स्पेक्ट्रा नजर आते हैं। अगर हमने जैसे हाइड्रोजन का देखा था, तो हाइड्रोजन का जब हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो हाइड्रोजन का एक टाइम पे एक ही स्पेक्ट्रम बनता है, लाइन स्पेक्ट्रम। ऐसा नहीं कि लाइन स्पेक्ट्रम भी बने, बैंड स्पेक्ट्रम भी बने, कंटिन्यूस मुख्तलिफ चीजों के आपने स्पेक्ट्रा पढ़े होंगे और उसमें आपने ये चीज देखी होगी कि एक टाइम पे किसी भी चीज का एक ही स्पेक्ट्रम बनेगा। जैसे हमने देखा था कि अगर कोई भी चीज एटॉमिक फॉर्म में है तो उस वक्त उसका सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा, बैंड या कंटिन्यूस नहीं बनेगा। कोई चीज अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो उसके अंदर सिर्फ बैंड स्पेक्ट्रम बनेगा, उस वक्त उसका कोई और स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा। अगर कोई चीज जैसे जो है वो सॉलिड फॉर्म में होती है तो उसका जो स्पेक्ट्रम बनता है वो मोस्टली कंटिन्यूस बनता है, उस वक्त उसका लाइन वगैरह नहीं बनता। तो एक टाइम पे एक स्पेक्ट्रम बनता है। लेकिन अगर हम हाई एक्सरे के स्पेक्ट्रम को देखेंगे तो एक्सरे के स्पेक्ट्रम के अंदर हमें दो चीजें नजर आएंगी। एक्सरे का स्पेक्ट्रम जो बनता है वो एक साथ कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम दोनों बनते हैं। अगर आप एक्सरे को स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर डालोगे और उसका स्पेक्ट्रम आप बनाओगे तो आप देखोगे उसका कंटिन्यूस भी बनता है और उसका लाइन स्पेक्ट्रम भी बनता है। तो पहली बात ये कि एक्सरे के स्पेक्ट्रम में एक साथ दो स्पेक्ट्रा बनते हैं। पहले को क्या कहा जाता है? पहले को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा। कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होता है, ये इसकी नेचर कौन सी होती है? इसकी नेचर होती है लाइन स्पेक्ट्रम वाली, ठीक है।
ये लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। और दूसरा जो इसमें बनता है वो बनता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को एक्सरे ब्रेमस्टॉलम भी कहा जाता है। ये जर्मन वर्ड है, ठीक है। ये जर्मन वर्ड है एक्सरे ब्रेमस्टॉलम। ब्रेमस्टॉलम का मकसद होता है, जर्मन वर्ड है ब्रेकिंग इंसिडेंट। और ब्रेकिंग इंसिडेंट मैं आपको बता चुका हूं कि ब्रेकिंग इंसिडेंट का मकसद क्या होता है। ब्रेकिंग इंसिडेंट का मकसद होता है कि जब टारगेट मटेरियल के अंदर, मैं आज फिर आपको बता देता हूं कि टारगेट मटेरियल हेवी न्यूक्लियस का होता है और इसका हेवी मेटल का होता है। हेवी मेटल का जो एटम होता है वो हेवी होता है। हेवी एटम का न्यूक्लियस भी हेवी होता है और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होती है। तो इसमें होता ये है कि ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है बहुत तेजी के साथ जब इसके साइड से गुजरता है तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के दरमियान इंटरेक्शन होता है। इसको कहा जाता है ब्रेकिंग इंसिडेंट। और ब्रेकिंग इंसिडेंट का नतीजा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डिसलरेट होता है और इलेक्ट्रॉन को ये रोकने की कोशिश की जाती है। डिसलरेशन की वजह से मैक्सवेल की थ्योरी कहती है कि डिसलरेटेड जो चार्ज होगी वो रे इमिट करेगी और वही ये रेज होते हैं जो एक्सरे की सूरत में आते हैं। तो इसका मकसद है कि यहाँ पे दो स्पेक्ट्रा बनते हैं। एक स्पेक्ट्रा बनता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा जिसको एक्सरे ब्रेमस्टॉलम भी कहा जाता है और दूसरा होता है कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा। अब आ जाए बेटा, अब मैं यहाँ पे पहले आपके बुक के अंदर एक्सप्लेनेशन कंटिन्यूअस की दी हुई है, मैंने उसको 2 लिख दिया है, तो 2 1 लिखने का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। पहले मैं एक्सप्लेनेशन करता हूं कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, उसका रीजन मैं डिस्कस करता हूं बेटा। तो पहले हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों बनता है। ठीक है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का ओरिजिन क्या होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की ओरिजिन क्या है। ओरिजिन हमने देखनी है कि ये लाइट कहां से इमिट होती है बेटा। ठीक है, ये जो होता है इज फॉर्म्ड, पहले मैं लिख लेता हूं उसके बाद आपको समझाता हूं। इज फॉर्म्ड ड्यू टू लाइट emitted by accelerated electron when it is decelerated in target material due to ब्रेकिंग इंसिडेंट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डिसलरेट होता है। अब ये कंटिन्यूस क्यों बनता है, तो ठीक है भले बने, लेकिन कंटिन्यूस क्यों बनता है इसका रीजन देख लें। ठीक है, और एक बात कि मैं यहाँ पे इसको हमेशा इस तरह से बना रहा हूँ, ये जो टारगेट मटेरियल का फेस है ये मैं इस तरह से बना रहा हूँ, हर जगह पे मैंने ऐसे ही बनाया। देखिए यहाँ पे भी मैंने ऐसे बनाया, इसका रीजन कोई टेक्निकल नहीं है कि आप इसको सोचने बैठ जाओ। ये 45 एंगल पे हम इसलिए लेते हैं ताकि ये जो एक्सरे से निकले ना वो नीचे आ सके, क्योंकि ये 90 डिग्री की एंगल है, रेज नीचे आएंगे तो ये रिफ्लेक्शन वगैरह के रूल के मुताबिक है, बाकी टेक्निकल रीजन नहीं है कि ये इस तरह से क्यों बनाते हैं इसके अंदर। तो इसमें ये होता है कि सपोज करें इसके अंदर हम हेवी न्यूक्लियाई बनाते हैं इस तरह से। हेवी न्यूक्लियाई मैंने बनाया इस तरह से। ठीक है, ये न्यूक्लियाई है इसके अंदर क्योंकि हेवी मेटल है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर से आता है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर से जैसे आएगा कंटिन्यूअसली ब्रेकिंग इंसिडेंट करता जाएगा और ये कंटिन्यूअसली ये रोकेगा, लाइट इमिट होगी, ये रोकेगा, ये रोकेगा, इस तरह से ये कंटिन्यूअसली डिसलरेट होगा। इसमें से जो लाइट निकलेगी ये कंटिन्यूअस लाइट निकलेगी, कंटिन्यूअस लाइट निकलेगी।
पहले हाई फ्रीक्वेंसीज होंगी, जैसे जैसे इसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो लो फ्रीक्वेंसीज होंगी, इसलिए इसके अंदर एक कंटिन्यूस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इमिट होगी, इसलिए इसका स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। ऊपर से इसके अंदर थोड़ी इनर्शियल ट्रांजिशन होती है जो नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखते हैं। तो आप कहोगे कि ये जो ओरिजिन है कि ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, जिसका नाम ब्रेमस्टार्लंग रखा है। ब्रेमस्टार्लंग इसीलिए रखा है क्योंकि ये बनता ब्रेकिंग इंसिडेंट की वजह से। ये ब्रेकिंग इंसिडेंट होता है और कंटिन्यूसली डिसेलरेट होता है, इसमें से लाइट कंटिन्यूस निकलती है, तो इसका स्पेक्ट्रम भी क्या बनता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है। तो ये बहुत ही इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बनने का रीजन क्या होता है, क्योंकि बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन जब टारगेट मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट करता है तो टारगेट मटेरियल के अंदर वो ब्रेकिंग इंसिडेंट करता है और वो कंटिन्यूसली लाइट इमिट करता है, और ये हार्ड एक्सरेज होते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये हार्ड एक्सरेज का बनता है। अब इसकी पहले रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद लाइन स्पेक्ट्रम की तरफ चलते हैं। ठीक है, पहले इस चीज की रीडिंग करते हैं, सिंध से और उससे दोनों से बेटा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सिंध का। कल हमने पढ़ लिया था बेटा, स्पेक्ट्रम के बारे में हमने पढ़ लिया था कि स्पेक्ट्रम क्या होता है या किसको कहा जाता है। ठीक है बेटा, आज हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। देयर इज ऑलवेज अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम द एक्सरे ब्रेमस्टार्लंग के। अगर इस स्पेक्ट्रम लेंगे तो एक्सरे के स्पेक्ट्रम में हमेशा कौन सा होगा, ऑलवेज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा, जिसको एक्सरे ब्रेमस्टार्लंग कहा जाता है। एंड अंडर सर्टेन कंडीशन देयर इज एडिशनल अ लाइन स्पेक्ट्रम, और उसके साथ लाइन स्पेक्ट्रम भी होता है, द कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। देखिए बेटा, ये जो ग्राफ है ना, ये पोटेंशियल का है। देखें 20 किलो वोल्ट, 25 किलो वोल्ट, ये ग्राफ का आप देखें एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। एम्पलीट्यूड का मकसद है कि इसकी एनर्जी या क्वालिटी बढ़ रही है अगर हम इसका पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं। ये बात ग्राफ के अंदर है कि जो है वो क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, क्वालिटी डिपेंड करती है पोटेंशियल पे। ये ग्राफ आपको दिखा रहा है 20 किलो वोल्ट पे एम्पलीट्यूड कम है, जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे तो क्वालिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। एक्सरे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा और एक्सरे ब्रेमस्टार्लंग का रीजन क्या है? ऑर्डिनरली अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्सरेज इज इमिटेड। के बेटा, ये जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसीज मुख्तलिफ इमिट होती है, बट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम वेवलेंथ। देखिए बेटा, हर स्पेक्ट्रम के अंदर एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। हाइड्रोजन है ना बेटा, हाइड्रोजन के अंदर 5 वेवलेंथ इमिट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें से छोटी वेवलेंथ होती है 364 है या क्या, मुझे सही याद नहीं है, आप देख लीजिएगा कि विजिबल रीजन के अंदर जो हाइड्रोजन विजिबल लाइट इमिट करती है उसके अंदर सबसे बड़ी वेवलेंथ 656 होती है और सबसे छोटी वेवलेंथ 364 होती है। क्या होती है बेटा, आप देख लीजिएगा, हो सकता है मैंने गलत कहा हो, आप इसको देख लीजिएगा, बुक के अंदर लिखी हुई है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर बड़े से बड़ी वेवलेंथ विजिबल के अंदर 656 होती है और जो छोटे से छोटी होती है वो 364 होती है। बेटा, ये हाइड्रोजन की हमेशा सेम रहती है। क्यों सेम रहती है? क्योंकि हाइड्रोजन में से ये जो लाइट निकलती है ना, ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की वजह से निकलती है, और जो बाउंडेड चीज होती है ना, जिसके हाथ बंधे हुए होते हैं ना, उसके अंदर चीजें फिक्स होती है। हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांजिशन होती है वो इनर्शियल ट्रांजिशन होती है, और इनर्शियल ट्रांजिशन के अंदर चीजें फिक्स होती है। तो ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसकी ये दोनों रीजन्स फिक्स हैं, हायर और अपर रेंज दोनों। अब इसकी एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, कौन सी? विजिबल की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो होगी जिसकी वेवलेंथ 364 है, क्योंकि वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हाई होगी। तो इसी तरह से ये जो एक्सरे होता है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन जब डिसेलरेट होता है तो इसके अंदर भी देखें आप मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, हर फ्रीक्वेंसी अलग होती है।
एक इनिशियल फ्रीक्वेंसी होगी, एक इनिशियल फ्रीक्वेंसी होगी और दूसरी कौन सी होगी, फाइनल फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे हाइड्रोजन के अंदर इनिशियल और फाइनल फ्रीक्वेंसीज होती है, तो क्या इस इलेक्ट्रॉन की भी इनिशियल और फाइनल फ्रीक्वेंसीज फिक्स होंगी, हमेशा एक होंगी या नहीं होंगी? ये हमेशा एक जैसी नहीं होंगी। इसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी और फाइनल फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती। क्यों चेंज हो सकती है? इसलिए कि ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। आप पोटेंशियल चेंज कर दें, इसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी और फाइनल फ्रीक्वेंसी तब्दील हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो उसी किस्म के साथ फ्रीक्वेंसीज इमिट करेगा और उसी का कंटिन्यूस बनेगा। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये जो स्पेक्ट्रम है, ये जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। और ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसको आप एनर्जी देते हो, आप इसकी एनर्जी बढ़ा सकते हो। तो इसका मकसद ये हुआ कि ये जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, इसके अंदर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आती है या लोएस्ट वेवलेंथ होती है, वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की तरह फिक्स नहीं है। क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर जो हाईएस्ट और लोएस्ट होती है वो फिक्स इसलिए होती है क्योंकि वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, उसके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, उसके अंदर वही एनर्जीज होंगी जो ऑर्बिट के दरमियान डिफरेंस की होगी। लेकिन इसके अंदर नहीं है ऐसा, इसकी एनर्जी आप चेंज कर सकते हैं। इसकी जब आप एनर्जी चेंज कर सकते हैं तो इसके स्पेक्ट्रम की इनिशियल और फाइनल चीजें फिक्स नहीं होंगी। इसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ानी है, बढ़ा दें, आप पोटेंशियल बढ़ाएं, एक्सीलरेटिंग बढ़ जाएगी। तो वही बात यहाँ पे कही गई है। बट द क्या कहा गया है, बट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कौन सी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, बट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी and minimum wavelength was observed to be always directly proportional to the accelerating potential voltage। कि इसके अंदर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये हाइड्रोजन की तरफ फिक्स नहीं है, ये पोटेंशियल को चेंज करने से चेंज हो, क्योंकि पोटेंशियल को चेंज करने से इसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इन दिस मैनर इंडिकेटेड इन द फिगर, ये फिगर के अंदर इंडिकेट किया हुआ है। इसका सेकंड जो है वो पेज है, सेकंड पेज को मैं देखता हूं कि इसका सेकंड पेज क्या कहता है। इसका सेकंड पेज कहता है ये, इसका सेकंड पेज कहता है ये कि फर्दर मोर दिस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है कौन सी, जो एक्सरे की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, दिस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाज फाउंड, ठीक है, टू बी वेरी नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ मटीरियल ऑफ व्हिच द इलेक्ट्रोड वाज मेड। कि ये जो फ्रीक्वेंसी एक्सरे की होती है, ये मैं आपको बता चुका कि फ्रीक्वेंसी क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल पे, ये डिपेंड नहीं करती टारगेट मटेरियल के ऊपर, ये लिखा हुआ है। These observation can be understood on the basis of quantum hypothesis। क्वांटम हाइपोथेसिस का क्या मतलब, कि ये हमारे पास है न्यूक्लियस, हेवी न्यूक्लियस है, इसके अंदर से ये इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ई नॉट है, इसकी चार्ज माइनस है। नजर अच्छे पे व्हाइट कलर नजर को नहीं दो, ब्लैक कलर, ठीक है, लिखा हुआ है बेटा आपके पास बुक के अंदर, एनर्जी ई नॉट है, ये ब्रेकिंग इंसिडेंट करता है, ब्रेकिंग इंसिडेंट के अंदर एक्सरे निकलता है और इसकी एनर्जी ई बन जाती है, ये एनर्जी लेस देन ई नॉट होती है। ब्रेकिंग इंसिडेंट से पहले एनर्जी ज्यादा थी, ब्रेकिंग इंसिडेंट के अंदर ये एक्सरे इमिट हुआ और एक्सरे इमिट होने के बाद इसकी एनर्जी ई हो जाएगी और ये एनर्जी लेस हो जाएगी और इसमें से एक्सरे निकलेगा। इसको कहा जाता है क्वांटा, कि हर एक ब्रेकिंग इंसिडेंट में एक क्वांटा निकलेगा, कि जैसे क्वांटम थ्योरी भी सही है, हर ब्रेकिंग इंसिडेंट के अंदर क्या निकल रहा है, क्वांटा निकल रहा है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सीलरेट, अब ये लाइट क्यों इमिट होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सीलरेटेड चार्ज विल अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, क्लासिकल कौन सी, मैक्सवेल की थ्योरी के मुताबिक इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दिस इज कंटिन्यूअस एक्सरेज ब्रेमस्टालिंग, और यही इसका रीजन होता है कंटिन्यूअस का। इन टर्म्स ऑफ क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी के अंदर भी देख सकते हैं कि हर ब्रेकिंग इंसिडेंट
This can be understood as following as follow. For each breaking incident जो होता है a quantum of light h nu, इसमें से ये जो होता है इसकी एनर्जी h nu जो होती है ये हो जाएगी E नॉट माइनस E, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे एनर्जी कम होती है। ठीक है, सिंस द बिगिनिंग एंड, ये बेटा वही बात है, सिंस द बिगिनिंग एंड द एंड स्टेट्स आर नॉट क्वांटाइज्ड, कि इसके अंदर जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी ये निकलेगी और जो फाइनल निकलेगी, मैंने ये आपको बताया ना कि इसके अंदर ये जो इनिशियल और फाइनल है ये फिक्स नहीं है, क्वांटाइज्ड नहीं है। जिस तरह से हाइड्रोजन के अंदर क्वांटाइज्ड है ना, यहाँ पे क्वांटाइजेशन है, इनिशियल और फाइनल की क्वांटाइजेशन नहीं है, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री क्यों नहीं है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्री की वजह से होते हैं, नॉट क्वांटाइज्ड। द प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड, एटम होता है, इलेक्ट्रॉन फास्ट आता है, ये एटम है, इलेक्ट्रॉन फास्ट है, एटम अपनी जगह पे रहता है, इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाता है, प्लस उसमें से एक एक्सरे निकल आता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की एक्सप्लेनेशन। यही एक्सप्लेनेशन दी गई है, पंजाब के अंदर कोई भी चेंज नहीं दी हुई, उसको रीड करें, आपकी मर्जी है, नहीं करे तो भी इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं, क्योंकि सेम चीजें दी गई है। अब हम करते हैं बेटा कि यहाँ पे जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, लाइन स्पेक्ट्रम या कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम क्यों बनता है? कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम बनने का रीजन क्या है? ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम या कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम बनने का रीजन क्या है? ठीक है बेटा, मोस्ले ने 1939 है शायद लिखा हुआ है, वो आगे देखते हैं। मोस्ले ने एक साइंटिस्ट था जिसने एक्सरे के स्पेक्ट्रम के अंदर लाइन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया, और उसने क्या किया, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल को सेम रखा। उसने एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल को इस तरह से ट्यूब लिए, उसमें टारगेट मटेरियल जो है ये टारगेट मटेरियल मेटल 1 रखा, और हाँ ठीक है, जैसे हम उठाएगा बनती हो बेते वठी वञो बेते वठी वञो सर। कौन ले चारे हली है। अब देखिए बेटा, ये जो मोस्ले साइंटिस्ट था उसने क्या किया, इस तरह से ट्यूब लिया, उसके अंदर 39 एलिमेंट्स के टारगेट मटेरियल बनाए। मेटल 1 है, मेटल 2 है, मेटल 3 है। ठीक है, इसने क्या किया, टारगेट मटेरियल डिफरेंट मेटल्स के बनाए, जबकि पोटेंशियल सेम रखा। इसका एक्सीलेटिंग पोटेंशियल V1 है, इसका एक्सीलेटिंग पोटेंशियल V2 है, इसका एक्सीलेटिंग पोटेंशियल V3 है, सब इक्वल है। मोजले ने एक्सीलेटिंग पोटेंशियल जो है वो सेम रखे, 39 एलिमेंट्स इसने ट्राई किए, 39 एलिमेंट्स के टारगेट मटेरियल बनाए, मेटल 1, मेटल 2, मेटल 3, सब के ऊपर एक्सीलेटिंग पोटेंशियल इसने सेम रखा, और इसमें से एक्सरेज इसने निकाले। इस तरह से इसमें से एक्सरेज इसने निकाले, इस तरह इलेक्ट्रॉन आया और इसमें से एक्सरेज निकले। ठीक है, 39 एलिमेंट्स को ट्राई किया इसने, मोजले ने। इसने इसके अंदर एक अजीब बात नोट की, इसने देखा कि 39 एलिमेंट्स का कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एक जैसा है, लेकिन 39 के अंदर लाइन स्पेक्ट्रम चेंज है, कि जो एक्सरे के दो स्पेक्ट्रा बनते हैं, एक लाइन स्पेक्ट्रम, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो इसने 39 एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए, और 39 एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करने के बाद उसने जो 39 एलिमेंट्स से एक्सरेज लिए उनका स्पेक्ट्रम बनाया,
उसने उसको कंपेयर किया, उसने देखा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम तो सबका एक बन रहा है, जबकि लाइन स्पेक्ट्रम सबका चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि हमारी प्रीवियस बात सही है कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्सीलेटिंग पोटेंशियल पे। इसलिए एक्सीलेटिंग पोटेंशियल सेम है, बिल टारगेट मटेरियल भले चेंज हो जाए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम सेम बना। ये रीजन था। लाइन स्पेक्ट्रम बेटा डिफरेंट बना। लाइन स्पेक्ट्रम क्यों डिफरेंट बना? और मुख्तलिफ स्टडीज करने के बाद ये जो मोजले है, इसने ये नतीजा अखज किया कि लाइन स्पेक्ट्रम मैच करता है टारगेट मटेरियल के लाइन स्पेक्ट्रम से। जाहिर सी बात है, टारगेट मटेरियल का जो एटम होता है उसका कोई ना कोई लाइन स्पेक्ट्रम होगा। तो मोजले ने देखा कि जो एक्सरे के अंदर लाइन स्पेक्ट्रम बनता है वो उस मेटल के एटम से मैच करता है जिस मेटल का टारगेट मटेरियल बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है वो इसलिए बनता है क्योंकि टारगेट मटेरियल के एटम भी लाइट इमिट करते हैं। अब टारगेट मटेरियल के एटम लाइट इमिट क्यों करते हैं? इसके दो रीजन है, ठीक है, वो रीजन हम डिस्कस करते हैं। तो ये तय हुआ कि लाइन स्पेक्ट्रम किस वजह से बनता है? ये बनता है टारगेट मटेरियल की वजह से, क्योंकि टारगेट मटेरियल को चेंज करने से लाइन स्पेक्ट्रम चेंज हो रहा था। तो आप कहोगे कि इज फॉर्म्ड ड्यू टू लाइट emitted by atoms of target material due to inner shell transition। इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से बनता है। इनर शेल ट्रांजिशन क्या होती है? ये ऐसे होता है, इसमें यह होता है कि सपोज करें ये टारगेट मटेरियल है, ठीक है, ये टारगेट मटेरियल है, ठीक है, और इसके अंदर एक एटम मैं बनाता हूं। इसके अंदर ये टारगेट मटेरियल का एटम है और इसका के शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है, के है, एल है, एम है, एन शेल है। इसके अंदर इस तरह से बेटा इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब होता यह है कि जो बाहर का इलेक्ट्रॉन आता है, सपोज करें ये हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन आता है, ये इलेक्ट्रॉन जब इस तरह से अंदर आता है तो ये न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस इसको डिसलरेट करवाता है, इसकी वजह से कंटिन्यूअस बनता है, ठीक है। लेकिन असल में होता ये है कि ये इलेक्ट्रॉन देखें, ये इलेक्ट्रॉन के शेल के इलेक्ट्रॉन के जब करीब जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करता है। रिपेल करने से क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से निकल जाता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से के से निकल जाता है तो के शेल क्या हो जाता है? खाली। हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फॉल करते हैं और नतीजा ये निकलता है कि इस एटम के अंदर इनर शेल ट्रांजिशन होती है। इनर शेल ट्रांजिशन इसलिए होती है कि ये बाहर के इलेक्ट्रॉन जब इसके टारगेट मटेरियल के अंदर आते हैं तो वो टारगेट मटेरियल के एटम के इलेक्ट्रॉन्स को जब क्लोज गुजरते हैं तो वो उनको रिपेल करते हैं, और ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा एक्सीलेटेड होते हैं, इसलिए इसके ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। जब ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है अंदर से, अगर के से इलेक्ट्रॉन, सपोज करें के से इलेक्ट्रॉन निकल गया, अगर के से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एल, एम और एन के इलेक्ट्रॉन नीचे फॉल करेंगे, और नतीजा क्या निकलेगा? अगर के से निकल गया, एल से इलेक्ट्रॉन वहां पे आता है जो है वो एल के में, तो उसमें से एक रे निकलेगा। सपोज करें एल से नहीं आता, एम से आता है के में, तो एक और फोटॉन निकलेगा। सपोज करें एम से नहीं आता, एन से इलेक्ट्रॉन आता है के में, तो एक और इलेक्ट्रॉन होगा। तो इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से यहाँ पे एक्सरेज इमिट होते हैं जिनको सॉफ्ट एक्सरेज कहा जाता है, और उसी वजह से क्या बनता है? लाइन स्पेक्ट्रम। क्योंकि इनर शेल ट्रांजिशन हाइड्रोजन के अंदर भी क्या होती है? इनर शेल ट्रांजिशन होती है, और इनर शेल ट्रांजिशन के अंदर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन का जो भी होता है वो कौन सा बनता है?
वो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। और ये डिपेंड किस पे करेगा, उस एटम के ऊपर जिस एटम के अंदर ट्रांजिशन हो रही। और ये टारगेट मटेरियल का एटम है, इसलिए इसका मकसद है कि लाइन स्पेक्ट्रम टारगेट मटेरियल के एटम्स के अंदर इनर्शियल ट्रांजिशन की वजह से होता है, और इस तरह से इसमें से ये जो लाइट इमिट होती है इसका स्पेक्ट्रम बनता है। अब अगर के इसके अंदर मुख्तलिफ सीरीज बनती है, सपोज करें कि के से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एल एम एन से जो इलेक्ट्रॉन के में आते हैं उनकी वजह से जो एक्सरेज निकलते हैं उनकी एक सीरीज बनती है जिसको के सीरीज कहा जाता है। अगर के से निकला एल से आया के अल्फा लाइन बनेगी, अगर के से निकला एम से आया के बीटा लाइन बनेगी, अगर के से निकला एन से इलेक्ट्रॉन आया तो के गेमा लाइन बनेगी। जरूरी नहीं के से निकले, एल से निकल सकता है। अगर एल से निकलता है तो एम से इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा एल में तो एल अल्फा लाइन होगी। अगर एन से इलेक्ट्रॉन फॉल करता है एल में तो एल बीटा लाइन होगी। अगर ओ से आता है एल में तो एल गामा होगी। आगे नॉमेनक्लेचर इसका है, इजी है, वो बताता हूं। तो सिंपली पहले रीजन समझे कि लाइन स्पेक्ट्रम बनने का रीजन ये होता है कि जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है जब वो टारगेट मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट करता है तो टारगेट मटेरियल के अंदर जो एटम्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन को अप एंड डाउन एक्साइटेशन करवा देता है, जिसके नतीजे में उन एटम में से लाइट इमिट होती है। और एटम का स्पेक्ट्रम आप पढ़ के आए कि एटम का जो स्पेक्ट्रम बनता है वो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, जिसकी वजह से इसका जो मोजले ने ये स्टडी करके बताया कि टारगेट मटेरियल को चेंज करने से ये चेंज हो जाता है। अब इसकी रीडिंग कर लेते हैं तो ये आपकी इंशाल्लाह चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सिंध की रीडिंग करते हैं क्योंकि ज्यादा डिटेल्स के अंदर इसको अंदर जो दी गई है वो सिंध के अंदर इसकी ज्यादा डिटेल्स दी गई है बेटा। ठीक है, ये यहां से शुरू होता है। कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा बनने का रीजन ये दिखाया गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखें ये कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा क्यों बनता है, जिसको लाइन स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है। नजर अच्छी पे वाइट, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रा होता है। We have mentioned that the spectrum of X-rays consists of continuous spectrum upon which is superimposed a line spectrum। पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सरे के स्पेक्ट्रम के दो स्पेक्ट्रा होते हैं, कंटिन्यूस और लाइन, फिगर 8.8 पीछे। The distribution of the energy in the continuous spectrum depends only upon, continuous spectrum की एनर्जी किस पे डिपेंड करती, क्लियरली लिखा हुआ डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करती है, देखते हैं किसके ऊपर डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती है इस पे, ठीक, देख ले किसके ऊपर डिपेंड करती है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता ही बाहर के इलेक्ट्रॉन की वजह से, बाहर के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पोटेंशियल पे। द एक्सरे ट्यूब, और वो कहां पे होता है, एक्सरे ट्यूब। वाइल द लाइन स्पेक्ट्रम, अब आ गया लाइन स्पेक्ट्रम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टारगेट। लाइन स्पेक्ट्रम किसका कैरेक्टरिस्टिक है, टारगेट का है। टारगेट चेंज करने से चेंज हो जाए, These are called characteristic spectra। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लाइन स्पेक्ट्रम को characteristic spectra, and were investigated by Mosley in 1913। ये ईयर याद रखिएगा। By making each element and turn the target in the X-ray tube। एक्सरे ट्यूब के अंदर उसने टारगेट मटेरियल चेंज किया, जो मैंने आपको बताया। मेकिंग ईच एलिमेंट एंड टर्न द टारगेट इन द एक्सरे ट्यूब। 39 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट, 39 एलिमेंट्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गोल्ड, ठीक है, वर एग्जामाइंड इन दिस वे। द एक्सरेज वर एनालाइज्ड विद अ ब्रेग क्रिस्टल स्पेक्ट्रोमीटर। इसका स्पेक्ट्रम बनाने वाला डिवाइस ब्रेग क्रिस्टल स्पेक्ट्रोमीटर। मोस्ट एलिमेंट शो 2 लाइंस, ठीक है, 2 लाइंस, कौन सी, के और एल। अगर के से इलेक्ट्रॉन निकला, ऊपर से इलेक्ट्रॉन के में आया, के अल्फा बीटा गेमा बना। अगर एल से निकला तो एल अल्फा एल बीटा एल गेमा, 2 लाइंस होती है, ठीक है, मोस्ट एलिमेंट्स में।
क्योंकि ज्यादा एलिमेंट्स में इतने ज्यादा ऑर्बिट्स नहीं होते, इसलिए कम ऑर्बिट्स की वजह से। लेकिन जो बहुत ज्यादा हेवी मेटल्स हैं उनमें से तीसरी लाइन भी हो सकती है, जरूरी नहीं। मोस्ट मेटल के अंदर दो थी। Most elements show two groups of lines, one generally less than about 0.1 nanometer called K series. ये जो K series होती है कब बनती है, मैं इसको बना लेता हूं। सपोज करें ये इलेक्ट्रॉन है, एटम है, इसके K शेल से इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये एल है, एम है, एन है, एल है, एम है, एन है। अगर एल से इलेक्ट्रॉन के में आता है तो इसमें से जो निकलता है इसको के अल्फा कहा जाएगा। सपोज करें एम से आता है तो इसमें से जो फोटॉन होगा के बीटा कहलाएगा। अगर एन से इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको कहा जाएगा के गामा। तो ये के अल्फा बन सकता है, के बीटा बन सकता है, के गामा, तीन पॉसिबिलिटीज है। लेकिन ये तब होगा जब इलेक्ट्रॉन, जो बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन के से इलेक्ट्रॉन को निकलता है और इनकी वेवलेंथ लेस देन कितनी होती है, 0.1 नैनोमीटर। टू ग्रुप्स, one generally less than 0.19 मीटर called K series and other कब बनती है? सपोज करें K है, L है, M है, N है, O है। अगर बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन को निकलता है, सॉरी ए से, एक मिनट, ये बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है और ये एल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो एम से अगर इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा तो रे निकलेगा, वो एल अल्फा। अगर एन से आएगा तो निकलेगा जो रे, वो एल बीटा। अगर ओ से आएगा तो जो रे निकलेगा वो एल गामा निकलेगा। और इसकी वेवलेंथ जो होती है वो 0.1 नैनोमीटर से बड़ी होती है, ग्रेटर देन 0.1 नैनोमीटर। किसकी? ये एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा जो बनते हैं, इनकी जो लेमडा होती है ग्रेटर देन होती है 1 नैनोमीटर से। ठीक है, एंड कॉल्ड द एल सीरीज। इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा एल सीरीज। ठीक है, सिमिलर टू फिगर, द वेवलेंथ ऑफ द एल सीरीज वर रफली 10 टाइम्स ग्रेट। कंपेयर करें, 0.1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर 10 बार बड़ी है ये। ठीक है, 10 टाइम्स एज ग्रेट। ठीक है, तो आप कहोगे कि वेवलेंथ लेमडा, ठीक है, ये जो लेमडा ऑफ के सीरीज ये जो है वो 10 टाइम्स ग्रेटर है, इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ एल सीरीज। ठीक है, ये जो लेमडा ऑफ एल सीरीज है ये इसकी कंपैरिजन है। बेटा 0.9 और 9.1 है तो आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो मैथ पढ़ लें। ठीक है, फॉर एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर एक्सीडेड, ऐसे जिनका एटॉमिक नंबर एक्सीडेड, फर्दर सीरीज अपीयर्ड which were called the M and N series. The characteristic spectra can be explained from the principle of inertial transition. ये किस वजह से बनता है? inertial transition की वजह से। The electrons of an atom are ordered according to their arrangement in the shells about the nucleus. इसके अंदर ये कहा गया, जो केमिस्ट्री के अंदर नहीं रूल पढ़ते हो कि एक ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं। और ये देखें, ये के अल्फा की एनर्जी ज्यादा है, के बीटा, और इस तरह से मुख्तलिफ जो है वो वेवलेंथ दिखाई गई है, इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे दिखाई गई है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। ठीक है, और इसमें 2n स्क्वायर वगैरह केमिस्ट्री आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो, कोई इतना खास चीज इसके अंदर नहीं थी। ये आखिरी है, ये हमारे पास आखिरी पेज है जो इसके बारे में डिस्कस करता है कि व्हेन हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, बेटा जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, ये रीजन बताया गया है। इलेक्ट्रॉन नॉक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द के शेल, अगर के शेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, देयर ऑकर्स अ वैकेंसी इन दैट शेल, दिस वैकेंट स्पेस इन द के शेल इज फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एल शेल। ये देखिए क्या कहा गया है ना, अगर के शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो बाहर के इलेक्ट्रॉन के शेल में आएंगे, और इस वजह से इसमें अगर एल से आएगा, ये मैं इसके नेम लिख लेता हूं कि ये हमारे पास एल है, ये एम है, ये एन है, ये ओ है और ये के है।
अगर K से इलेक्ट्रॉन निकलता है, L से आता है तो K अल्फा, अगर M से आता है K बीटा, अगर N से आएगा ये देखें दिखाया गया है, ये मुख्तलिफ नेम लिखे हुए इसके अंदर, ठीक है। K shell is filled by an electron from the L shell, giving up the energy in the form of X-ray. This radiation, which is characteristic of the target material, ये एनर्जी टारगेट मटेरियल के इलेक्ट्रॉन से निकलती है, देयरफॉर ये कैरेक्टरिस्टिक है टारगेट मटेरियल का, इज लेबल्ड एज के अल्फा लाइन, ठीक है, जब एल से के में आता है। The electron in the M shell that fills a vacancy in the K shell gives a, बेटा ये K अल्फा होती है, और ये the electron in the M shell fills vacancy in the K shell, ठीक है, तो X-ray called beta line. These transitions from the shells L, M, N and so on to the K shell give rise the series of the K alpha, K beta and K gamma, ये जो होती है K सीरीज कहलाती है, and so on called the K series, इसको क्या कहा जाएगा, K सीरीज कहा जाएगा। When the incident electron dislodge electron from the L shell, incident means बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन, अगर L shell से किसी चीज को निकालता है तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे, L में आएंगे। From the L shell, these are filled by the electrons from the remaining MNO shells. कहाँ से निकलता है, L shell से निकलता है, और फिलिंग कहाँ से होती है, MNO से। These transition give rise the L series, the first of which is L alpha. ये जो है हमारे पास L series बनती है। The nomenclature of these transition is illustrated in the figure. Upon closer observation, जब हम क्लोज ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये जो फोटोन निकलते हैं ना, इनकी लाइन बनती है इस तरह से। अगर आप इसको स्पेक्ट्रम के अंदर इसको क्लोज ऑब्जर्वेशन करोगे तो ये इसके अंदर भी इस तरह लाइनें नजर आएंगी। ये जो अगर आप देखोगे इसका स्पेक्ट्रम बनाओगे, लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर जो ये लाइनें बनेगी ना, उसके अंदर भी अगर आप बहुत केयरफुली देखोगे तो पतली पतली लाइनें होंगी, जिसको कहा जाता है एक्सरे फाइन स्ट्रक्चर। कि इसके अंदर जो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है ना, उसको अगर बहुत ज्यादा इस तरह जूम करके देखोगे, उसके अंदर पतली पतली लाइनें होंगी, जिसको कहा जाएगा एक्सरे फाइन स्ट्रक्चर। अब ये क्यों होता है, इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही गई है। अपॉन क्लोजर ऑब्जर्वेशन ईच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे लाइन, हर एक लाइन इज फाउंड टू बी कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लाइंस, ठीक है, कॉल्ड एक्सरे फाइन स्ट्रक्चर। इसको एक्सरे फाइन स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब ये चीज बताने वाले को पता था कि आप कैसे हो, आगे जो लाइन लिखी हुई है ना, ये परफेक्ट आपके लिए लिखी हुई है, उसको पता था आप कैसे हो। द एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हिच इज नॉट टेकन हियर सिंस दिस टॉपिक इज बियॉन्ड द लेवल ऑफ दिस बुक, कि इसके अंदर ये लाइनें क्यों बनती है, ये आपके बस की बात नहीं है। सिंपल सी इसको कहना यही था कि ये आपके बस की बात नहीं है, लेकिन फिर आपकी इज्जत रखने के लिए इसने बुक की बात कर दी, ठीक है। कहना ये था कि आपके बस की बात नहीं है कि इसके अंदर पतली पतली लाइनें क्यों बनती है, वैसे होना ये फिजिक्स के ऊपर ही लिख देना चाहिए, आपके बस की बात नहीं है, इसको नहीं पढ़िएगा, ठीक है। वो होता है ना खतरे की जो नहीं होती निशानी, ये फिजिक्स के बुक के ऊपर बना देनी चाहिए, और इसके ऊपर लिख देना चाहिए कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें। स्पेशली ये जो पाकिस्तानी बच्चे हैं, बहुत ही रोने पीटने वाले, मेहनत होती नहीं है, ये नहीं समझ में आता, वो नहीं आता, दुनिया को आता है, आपको नहीं आता। तो बहरहाल ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसके अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, इंग्लिश मुझे इतनी आती नहीं तो मैं यहाँ पे आपको लाइन मॉडिफाई करके बताता। कल डिस्कस करेंगे लेजर को।